Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Good morning. So we are doing partnership और इन लास्ट टू क्लासेस हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स को डिस्कस किया था और इन लास्ट क्लास हमने अपनी बात एंड की थी कहां पे? हमने अपनी बात एंड की थी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के डिस्कशन पे कि किस तरह से हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रीट करने वाले हैं। और जहां तक रिजर्व्स की बात थी तो रिजर्व में हमने दो कैटेगरीज बनाए थे, एक स्पेसिफिक रिजर्व, अदर इज जनरल रिजर्व। तो as far as general reserve is concerned, the treatment is very simple. What you have to do, आपको सारा का सारा रिजर्व पी एंड एल का बैलेंस ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। बट जब हम स्पेसिफिक रिजर्व की बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिजर्व में इन जनरल हमारे पास दो तरह का स्पेसिफिक रिजर्व आता है। एक होता है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड अदर वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हेलो भाग्यश्री, गुड मॉर्निंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इनके लिए मैंने आपको बोला था कि क्या करना रहेगा, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अंदर जो भी सरप्लस पार्ट ऑफ रिजर्व बचता है आफ्टर मीटिंग ऑल द लायबिलिटी टुवर्ड्स सच स्पेसिफिक रिजर्व, वो सरप्लस अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? Sir, investment fluctuation reserve is created for setting of the losses that may arise in investment or in the market value of investment due to the fluctuation in the market price. इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखा है, उन्हें मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है। मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट्स का फ्लक्चुएट करता है। इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करने से यदि मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट की प्राइस से इंक्रीज होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ प्रॉफिट। बट यदि मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम डाउन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो देयर विल बी सम लॉस। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने पे प्रॉफिट आता है, दैट प्रॉफिट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करने पे लॉस आता है तो हम उस लॉस को रिवैल्यूएशन में पहले नहीं लेके जाएंगे, हम उस लॉस को इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले सेट ऑफ करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले सेट ऑफ करेंगे। यदि पूरा लॉस इस फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाता है और कुछ रिजर्व में सरप्लस बचता है, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द पार्ट ऑफ द सरप्लस रिजर्व अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स। हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है वो इस रिजर्व से भी ज्यादा है, देन हम उस एडिशनल पार्ट ऑफ लॉस को, एक्स्ट्रा लॉस को हम रीवैल्यूएशन में लेके जाएंगे और रिजर्व ऑटोमेटिकली खत्म ही हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल लेता हूं, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगा। से द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000 और यहां हमने एक IFR क्रिएट किया हुआ है 50,000 रुपीज का। अब इससे सारा सिचुएशन समझिएगा। इफ मार्केट वैल्यू इज 1,20,000, बुक वैल्यू इज 1 लाख, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो इस प्रॉफिट का क्या करने वाले हैं? सर, इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो, काम खत्म। देन व्हाट अबाउट दिस रिजर्व? ये पूरा का पूरा रिजर्व सरप्लस रिजर्व हो गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशो। अभी मान लीजिए मार्केट वैल्यू इज 90,000, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10,000। व्हाट वी विल डू, दिस लॉस विल बी एडजस्टेड आउट ऑफ द रिजर्व। रिजर्व में से ये 10,000 का लॉस एडजस्ट करने के बाद देयर इज अ सरप्लस ऑफ 40,000। व्हाट वी विल डू, ये सरप्लस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सपोज मार्केट वैल्यू इज 40,000, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 60,000। इस लॉस को
हम रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, पूरा रिजर्व यूटिलाइज हो गया, स्टिल एक्स्ट्रा लॉस बचा, तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस है, वो जो एक्स्ट्रा लॉस है 10,000 रुपीज का, वो रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक रिजर्व्स के केस में you have to find out what amount of liability or loss is there. If after adjusting such loss and liability out of the reserve कुछ surplus बचता है, then partners में distribute करने का है, और यदि वो लॉस या लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद डेफिशिएट आता है, रिजर्व कम पड़ जाता है, तो हम उस डेफिशिएट को रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक रिजर्व का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमें। अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज एडजस्टमेंट इन कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गाइस एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। So नेक्स्ट पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट इन कैपिटल मतलब क्या है? हमने बात किया था मीन उन 5 एडजस्टमेंट्स का, 5 पॉइंट्स का, 5 पार्ट का, जो कि हमें अल्टीमेटली डील करना है। उसमें ये लास्ट है एडजस्टमेंट इन कैपिटल। एडजस्टमेंट इन कैपिटल का मतलब व्हेन पार्टनर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डिसाइड्स कि यार अब हम अपना कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी, अपने कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपने अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो अब बैलेंस शीट में जाने वाली है, उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैनेज करके चलेंगे। तो उस केस में हो सकता है किसी का कैपिटल कम हो सकता है किसी का कैपिटल ज्यादा हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो समझिएगा पहले एक ओवरऑल तरीका एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल बैलेंस। एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सपोज 3 पार्टनर्स आते हैं, तो हमने तीनों पार्टनर की कैपिटल का एक्चुअल बैलेंस कैलकुलेट किया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि गुडविल ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन ट्रीटमेंट, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ कर दिया और फिर हमने उनके कैपिटल का बैलेंस निकाला। ये उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस है। एक्चुअल बैलेंस ऑफ कैपिटल है, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। अब इस एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को हम कंपेयर करेंगे बैलेंस टू बी, फिर हम दूसरा क्या लेंगे? बैलेंस टू बी मेंटेन। बैलेंस टू बी मेंटेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस टू बी मेंटेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनको उनकी कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो बैलेंस मेंटेन करना है, उस बैलेंस का अमाउंट क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। 2 बैलेंस हो गए, एक एक्चुअल बैलेंस और एक बैलेंस टू बी, रिक्वायर्ड बैलेंस टू मेंटेन।
रिक्वायर्ड बैलेंस टू बी मेंटेन इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक हमने लिया उनका एक्चुअल बैलेंस और एक हमने लिया उनका रिक्वायर्ड बैलेंस टू बी मेंटेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें यह पता चलेगा, देखिए ये वो बैलेंस है जो हमें उनके कैपिटल अकाउंट में फाइनली रखना है, और ये वो बैलेंस है जो उनका अभी कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली उनके अकाउंट्स शो कर रहे हैं। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब, मैं प्लस माइनस के फॉर्म में ले लेता हूं, इसे माइनस कर देता हूं। सपोज माइनस करने के बाद सपोज इसका नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस टू बी मेंटेन इज मोर देन द एक्चुअल, और इस केस में इसको लाना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल। सपोज इसका पॉजिटिव आता है या इसका भी नेगेटिव आता है, तो इसको भी लाना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल। एंड सपोज इसका पॉजिटिव आता है, मैं दो की ही बात कर लेता हूं, तीसरे को हटा देते हैं यहां से। सपोज इसका पॉजिटिव आता है तो इसका आएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं हम यहां पे, हम पहले पार्टनर्स का निकाल रहे हैं एक्चुअल कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। देखिए क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। हम पार्टनर्स का निकाल रहे हैं एक्चुअल कैपिटल बैलेंस दैट दे आर मेंटेनिंग, दैट दे आर हैविंग इन देयर कैपिटल अकाउंट। देन हम निकाल रहे हैं वो बैलेंस जो हमने उनका रखना है पीएसआर की फॉर्म में। दोनों को कंपेयर करना है। इसका नेगेटिव आ रहा है मतलब इसका बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल बैलेंस कम है और टू बी बैलेंस ज्यादा है, तो इसको और कैपिटल लाना पड़ेगा। जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसका कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो मैं आगे की बात करता हूं। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया है? ठीक है। अब सर ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ईदर थ्रू कैश और थ्रू ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जो पार्ट है, ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जो पार्ट है, इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो पार्टनर ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैश के थ्रू कर ले, मतलब एडिशनल कैपिटल की जरूरत है कैश लेके आ जाए और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का वो कैश लेके चला जाए। और या फिर हम ये एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू देयर करंट अकाउंट। हम ये एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू देयर करंट अकाउंट। हम उनके करंट अकाउंट में इस सरप्लस या डेफिशिएट को ट्रांसफर कर देंगे, दैट विल एडजस्ट इन लेटर। ये है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट तो यहां हमने लिख लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न बेसिकली, एंड दैट इज सर बाकी सब ठीक है, बात समझ में आ गया, लेकिन ये बैलेंस टू बी मेंटेन इन पीएसआर ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये अमाउंट तो हमें बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट से मिल जाएगा। कितना बैलेंस उनकी कैपिटल में है दैट तो डेफिनेटली अवेलेबल थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन उन्हें मेंटेन कितना करना है, कितना मेंटेन करना है, ये कौन बताएगा सर? हम बताएंगे। ये हम ही बताएंगे कि उन्हें मेंटेन कितना करना है, ये हम ही पता करेंगे। और ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे कि उन्हें मेंटेन कितना करना है, ये हमें मालूम करना है। और ये मालूम करने के लिए हमारे पास तरीका है। नाउ आ जाते हैं इस पार्ट पे, बैलेंस टू बी मेंटेन। कितना बैलेंस मेंटेन करना है गाइस उनको? कितना बैलेंस मेंटेन करना है ये डिपेंड करता है गिवन इंफॉर्मेशन पे।
ये डिपेंड करता है गिवन इंफॉर्मेशन में कि उनको कितना बैलेंस मेंटेन करना है, वो कितना बैलेंस मेंटेन करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। गिवन इंफॉर्मेशन का मतलब है कि क्या तरीका वो यूज करने वाले हैं उस बैलेंस टू बी मेंटेन को निकालने के लिए। फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ अ बेस, हमें एक बेस की जरूरत है, हमें एक बेस की जरूरत है। यहां पे हमारे पास 3 बेस अवेलेबल हो सकते हैं, 3 बेस अवेलेबल हो सकते हैं। द फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। सेकेंड, on the basis of total pre-decided capital third one on the basis of their total existing capital। बात समझ में आया? हमें 3 मेथड्स दिए हुए हैं, 3 मेथड्स का मतलब सर 3 तरीके हैं। हमें चाहिए फर्म की टोटल कैपिटल, वी आर इन नीड ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल। पहले मुझे फर्म की टोटल कैपिटल मालूम चलेगी और मैं उस फर्म की टोटल कैपिटल को उन पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मुझे फर्म की टोटल कैपिटल मालूम चलेगी और उस टोटल कैपिटल को मैं पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी। तो फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट वन, इधर हम बेस बनाएंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल को। 2, हमें प्री डिसाइडेड कैपिटल गिवन होगी कि कितनी टोटल कैपिटल रखनी है फर्म की। 3, जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसे हम टोटल कैपिटल मानेंगे। बात समझ में आ रही है? न्यू पार्टनर का बेस बनाएंगे, यदि न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम बेस बनाते हैं तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मैं पहला मेथड काम में ले रहा हूं तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR। नए पार्टनर का कैपिटल उठाओ और उस नए पार्टनर की कैपिटल को उसके PSR के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। नए पार्टनर का कैपिटल उठाओ, उसे उसके प्रॉफिट शेयरिंग के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ये होगी आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फर्स्ट मेथड। व्हाट अबाउट बी? बी केस में हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी? जब बोला गया है तो बी केस में तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑलवेज गिवन होगी। व्हाट अबाउट सी? सी केस में टोटल कैपिटल क्या होगी? टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये उनकी टोटल कैपिटल होगी। आई थिंक बात क्लियर है, बहुत सही तरीके से पूरा प्रोसीजर एक बार वापस समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल के लाएंगे, जिसे हम यहां रख देंगे। फिर हम उनका कितना कैपिटल मेंटेन करना है वो मालूम करेंगे और उसे PSR में डिवाइड कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सभी पार्टनर्स में। वो उनकी बैलेंस टू बी मेंटेन होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग यदि सरप्लस आता है तो उनको विड्रॉल दे देंगे और डिफिशिएट आता है तो उन्हें बोलेंगे कि वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, बिजनेस के अंदर लेकर आए एडिशनल कैपिटल।
ठीक है। अब ये जो कैपिटल उन्हें मेंटेन करना है, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आएगा, उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का कैपिटल उठाओ और उसे रेसिप्रोकल ऑफ पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई फर्म की टोटल न्यू कैपिटल। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड कैपिटल, यहां पे बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन आएगी, उसे पीएसआर में डिवाइड कर दो। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, मतलब सभी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, उसकी टोटल कर लो, वो आपकी फर्म की न्यू कैपिटल होगी और उसे उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इस तरह से दिस एडजस्टमेंट विल ओवर। फाइनली दिस एडजस्टमेंट विल ओवर लाइक वाइज। कंफर्म मी, प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम, तो उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आप मुझे कंफर्म करो बात समझ में आ गई है। देन आई एम मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ओके, अब एक चीज जो एक्चुअली बचपन में आपने पढ़ा है, लेकिन तो नाउ लेट्स क्लियर है, बिल्कुल लेट डील विद द प्रॉब्लम। क्या कि सर बचपन में पढ़ा है, गुडविल का एडजस्टमेंट तो हमने यहां समझ लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन की बात करेंगे हम यहां पे। गुडविल कैलकुलेशन की बात करेंगे हम यहां पे। गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगी, तो लास्ट डिस्कशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेथड नंबर 2, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेथड नंबर 3, कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड नंबर 3, कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल सेट, इज इट क्लियर, सिंपल, कैलकुलेटेड, डन। ये किया हुआ है हमारा ऑलरेडी बहुत बार बचपन में। ये सारी चीज समझ में आ गई है। ये मेथड्स, अब इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं। वापस मेथड्स नोट कर लीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम 2 तरह से गुडविल निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास जिस स्टेज पे हम हैं, वहां पे हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि हमें कोई स्पेसिफिक मेथड फॉलो करने को बोला जाएगा। जैसा भी मेथड क्वेश्चन में दिया है उसे बस फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहां हमारा एवरेज प्रॉफिट से क्या मतलब है। एवरेज प्रॉफिट या
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब यह है कि पास्ट ईयर्स के बेसिस पे हम ये पता करना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। दैट मीन्स कितना प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन विल अर्न। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्टनरशिप कितना प्रॉफिट अर्न करेगी इन कमिंग फ्यूचर, वो हमें कैलकुलेट करना है। सर वो कैसे पता चलेगा? सर पास्ट ईयर में जाओ और पास्ट ईयर्स में जितना भी हमने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न किया, यूं कहें ऑपरेशनल प्रॉफिट अर्न किया है रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज से, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लो। रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसका एवरेज कैलकुलेट कर लो। रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या है? सर ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स यदि कहीं पे कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस आपको मिला है तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को एक्सक्लूड करके आप वो प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए जो आप इन जनरल अर्न कर रहे थे और फ्यूचर में भी अर्न करेंगे। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात यह है, जस्ट रिमूव द एबनॉर्मलिटीज को रिमूव कर दीजिए और एबनॉर्मलिटीज को रिमूव करके जो भी प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उस प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। एबनॉर्मलिटीज को रिमूव करके जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उस प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे आपको क्या करना रहेगा? ये मेरे पास्ट ईयर्स हो गए सपोज, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एज पर पी एंड एल में जो प्रॉफिट शो किया गया है हम उस प्रॉफिट से शुरू करेंगे। वी विल टेक प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, उसमें हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, लेस करेंगे एबनॉर्मल इनकम। जो पास्ट ईयर में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम हुआ है हम उसे प्लस माइनस कर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर एरर, एडजस्टमेंट फॉर एरर, प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर एरर। यदि कोई एरर हुआ है तो उस एरर को एडजस्ट करना है। एरर एडजस्ट करने का मतलब जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हाई प्राइस पे कर लिया मैंने लास्ट ईयर, तो उससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, दैट इज एरर। आप उसे रिवर्स करो, उसे आप रिवर्स करो और उसे रिवर्स करके आप निकालो कि आपका एक्चुअली प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट होना क्या चाहिए था, वो आप आपका करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। एबनॉर्मलिटी को एडजस्ट करना है, एबनॉर्मलिटी को एडजस्ट करना है। इफ एबनॉर्मल प्रॉफिट इज देयर, एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस को तो एडजस्ट कर लिया क्योंकि मालूम है हमें, लेकिन एरर भी तो हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक का हाई वैल्यूएशन कर लिया, लो वैल्यूएशन कर लिया, उन एरर्स को हम प्लस माइनस करेंगे, यानी उनके इंपैक्ट को खत्म करेंगे। प्लस माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्लस माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस और इनकम। ऐसी कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उन्हें माइनस करना है, और फ्यूचर एक्सपेंसेस के अलावा इनकम होने वाली है तो उसे प्लस करना है। ये आएगा आपका एफएम, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये आपका आएगा एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये आएगा आपका एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आर यू गॉट इट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास आया है, ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास आया है, इसका हम कर लेंगे सिंपल और वेटेड एवरेज। सिंपल और वेटेड एवरेज। सर सिंपल और वेटेड एवरेज दोनों टर्म लिखने का मतलब समझ में नहीं आया। सिंपल एवरेज ही कर लें या सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों क्यों लिखा है? उसको दोनों को लेने का पर्पज ये है कि यदि
प्रॉफिट में कोई ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज पे जाना है, प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज में जाना है। मतलब क्या है ट्रेंड का? ट्रेंड का मतलब यह है कि इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर तो हम वेटेड एवरेज की तरफ जाते हैं, और वेटेड एवरेज का मतलब आपको पता है 1 2 3 4 5 वेट से मल्टीप्लाई करके हम एवरेज निकालते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल डिस्कशन, डिटेल कैलकुलेशन ऑन दैट पार्ट विल बी देयर इन दिस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो ये है आपका एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन। इसके बाद हमें मालूम करना है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमें यह मालूम करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। या दूसरा तरीका टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन। तो ये फटाफट से आप सब नोट कर लीजिए बेसिक कैलकुलेशन पार्ट, और फिर हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपना। जस्ट नोट इट डाउन, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, तो ये हो गया वो सारे एडजस्टमेंट्स दैट वी आर इन नीड ऑफ डन। वेरी गुड। ये वो सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें इन सारी सिचुएशंस में करने हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रिलेटेड ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों केसेस में। यस, हर सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, वो हम उस सिचुएशन के साथ, यानी एडमिशन इज ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ में कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दैट पार्ट। जब भी हम रिटायरमेंट के पार्ट पे आएंगे, डेथ के पार्ट पे आएंगे, तो हम वहां पे उनका डिस्कशन, एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए दिस इज ऑल। अभी ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन ओवर होता है। नाउ आई एम मूविंग इन द क्वेश्चन पार्ट, एंड फॉर दैट आई एम ओपनिंग योर स्टडी मटेरियल। Admission of partner, page number 275. Here it is, admission of partner। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब यहां समझिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें पहला स्टेप हमने ये लिखा था कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। कौन कौन सा? ओल्ड रेशो यू विल डेफिनेटली हैव विद यू, ओल्ड रेशो आपको गिवन होगा। हमें सेक्रीफाइस रेशो या न्यू रेशो का इंफॉर्मेशन होगा, और जिसका भी इंफॉर्मेशन है उससे हमें दूसरा रेशो कैलकुलेट करना है। वी विल यूज द टर्म ओल्ड रेशो
minus new ratio, result will be sacrifice. और यदि ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव आता है, तो वो कहलाएगा गेन रेशो। ये आपको फॉलो करना है ऑलवेज। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो विल बी सेक्रीफाइस रेशो एंड द रिजल्ट, इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, दैट वैल्यू, दैट रेशो इज नोन एज गेन रेशो। और यदि सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, इट विल बी न्यू रेशो, या ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो, इट विल बी न्यू रेशो। ये हो गया आपका न्यू रेशो के लिए। हमें सेक्रीफाइस रेशो का जरूरत पड़ सकता है, हमें न्यू रेशो का जरूरत पड़ सकता है, डिपेंड्स कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और उस गिवन इंफॉर्मेशन से मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हम कौन से रेशो की तरफ जा रहे हैं। अब उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहां से हमें देखने हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये पहला स्टेप है, और यदि हमने इस पहले स्टेप में कुछ गड़बड़ किया, तो डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन में बहुत सारा प्लेसेस रॉन्ग होने वाला है। तो केयरफुली देखेंगे कैसे करना है। द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। दे एडमिट एज अ न्यू पार्टनर गिविंग हिम 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। बस, और कुछ नहीं दिया है। देखिए, दो तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। पहला, फॉर व्हाट रेशियो न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, for what ratio, for what amount of profit, for percentage of profit new partner is coming in, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से कितना कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करवा रहा है, कितना कितना प्रॉफिट ले रहा है, कुछ ऐसा। दो तरह से इंफॉर्मेशन होती है। पहला, ये डायरेक्टली रेशियो दे दिया जाता है, न्यू रेशियो दे दिया जाए नए पार्टनर्स का, तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होती है। एक हमें मालूम होता है शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, और एक होता है हमें मालूम सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर यदि हमें मालूम है तो साथ में हमें यह भी बताना पड़ेगा उनको कि वो जो नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है, या नया पार्टनर जो शेयर ले रहा है, वो किससे ले रहा है, कितना ले रहा है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम ये अज्यूम करेंगे, चलेंगे कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेक्रीफाइस, then old ratio will be sacrifice ratio। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा? 3 और 2 के पार्टनर थे, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और वो किससे कितना प्रॉफिट ले रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यानी सेक्रीफाइस साइलेंट है। सेक्रीफाइस वही होगा जो ओल्ड रेशो था, एक्स वाई 3:2। हम ये मान के चल रहे हैं नया पार्टनर आ रहा है, वो किसने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, नया पार्टनर इज कमिंग फॉर, जेड इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड इज कमिंग फॉर 1/5। टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 मान लेते हैं, जेड को 1/5 चला जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा हमारे पास 4/5। बात समझ में आई? हम ये मान रहे हैं कि Z इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जिसको हमने 1 अज्यूम किया, 1 में से 1/5 Z को चला गया, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5, एंड दिस रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय, ये रिमेनिंग प्रॉफिट कौन शेयर करेगा? ये हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे? देन ऑब्वियसली उनके ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्स का प्रॉफिट होगा दिस मच, y का प्रॉफिट होगा दिस मच, क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है वो 3:2 है। तो 4/5 is the remaining amount of profit that will be shared by x and y in their profit sharing ratio, that is 3:2। so x का नया प्रॉफिट आ गया
y का नया प्रॉफिट आ गया, z का नया प्रॉफिट मुझे मालूम था, x का नया प्रॉफिट, y का नया प्रॉफिट और z का नया प्रॉफिट, और फाइनली रेशो जो हमारे पास बन के आता है वो आता है 3:1। तो कुछ इस तरह से हमें रेशोज का कैलकुलेशन करना रहेगा, तो मेक इट केयरफुल। नॉर्मली वी आर नॉट इन नीड ऑफ न्यू रेशो, हमें न्यू रेशो की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे नहीं जाना है तब तक हमें न्यू रेशो की जरूरत नहीं पड़ती है, सेक्रीफाइस रेशो की जरूरत होती है, तो अकॉर्डिंगली हम ये रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हु इज सेक्रीफाइसिंग, हाउ मच द पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग, देन हम डेफिनेटली ये अज्यूम करके चलेंगे द ओल्ड रेशो विल रिमेन एज इट इज, यानी उतना ही सेक्रीफाइस रेशो भी होने वाला है। एक और एग्जांपल, P and Q were partner sharing profit and losses 4:3. R is admitted as a new partner for 1/5 share. यहां तक सिचुएशन एग्जैक्टली सेम थी, बट P and Q decides to share balance equally. P and Q decides to share balance equally. अब यहां इन्होंने बोल दिया 4:3 P Q, 4:3 इनका रेशो था, 1/5 के लिए R आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, बैलेंस प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5। इस 4/5 को P और Q शेयर कर रहे हैं किस रेशो में, सर बोला है इक्वली, दैट मीन्स P विल गेट 2/5, 1/5, अगेन 2/5, 4/5, हाँ 2/5, 2/5 दोनों शेयर करेंगे, तो इनका जो सेक्रीफाइस निकालना है, दैट सेक्रीफाइस विल बी, ओल्ड रेशो क्या था P का, P का ओल्ड रेशो क्या था, P और Q का ओल्ड रेशो क्या था 4:3। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, P Q ओल्ड रेशो 4/3, 4:3, 4/7, 3/7, न्यू रेशो 2/5, 2/5, यह आ गया इनका सेक्रीफाइस रेशो 20 माइनस 14, 6/35, 1/35, or you can say 6:1. Tell me, is it clear? क्या किया हमने, यहां ये बोला गया था 1/5 नए पार्टनर को दे दो और रिमेनिंग प्रॉफिट को P और Q में इक्वली शेयर कर दो। रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला, P और Q में इक्वली शेयर कर दिया, ये उनका आ गया एक तरह से न्यू रेशो। न्यू रेशो में मालूम था, सेक्रीफाइस रेशो में निकालना था, हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया तो हमें सेक्रीफाइस रेशो मिल गया। डन। नेक्स्ट एग्जांपल, A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. They admit D as a new partner, giving him 1/6 share of profit. D acquire, अब D को हम क्या दे रहे हैं, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं D को, और D को जो ये 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, ये कौन दे रहा है, तो D acquired 3/24 फ्रॉम A, 1/24 फ्रॉम B। क्या अक्वायर कर रहा है D, सर D को मिल रहा है 1/6, उसमें से 3/24 वो A से अक्वायर कर रहा है और 1/24 वो B से अक्वायर कर रहा है। क्या उसका पूरा हो गया, नहीं, तो रिमेनिंग वो C से अक्वायर करेगा। फैक्ट्स लिख लेता हूं, समझिएगा क्वेश्चन, A B C 3:2:1, D is coming in for 1/6 share of profit, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट में ये A से ले रहा है 3/24 फ्रॉम B से ले रहा है 1/24। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट D विल चार्ज फ्रॉम C, तो देखते हैं
डी को मिलने वाला है 1/6, इसमें से 3/24 उसके पास ए से आ गया, इसमें से 1/24 उसके पास बी से आ गया, कितना और बचा? 0। मतलब हो गया काम हमारा खत्म। 0 0 मतलब 0 मतलब एक्चुअली चेक कर लेना भैया। ठीक है, 3/24, 1/24, 1/6। 0 ही आ रहा है। 3/24 और 1/24 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 4/24। ठीक है, करेक्ट है। तो इसका मतलब सर सी से वो कुछ नहीं ले रहा है, काम खत्म हो गया सी का। डी coming for 1/6 share of profit and he is taking his share from A and B, 3/24 from A and 1/24 from B। टोटल उसको मिलना चाहिए था, वो कंफर्म कर लिया कि हाँ उसको जितना मिलना चाहिए था मिल गया। तो एक तरह से ये हमें मिल गया ए और बी का सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, इनका न्यू रेशो आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बस इतने ही है। अब मैं आता हूं एक कंप्लीट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, X and Y were partners sharing profit as 4:3. Z joined as a new partner. The new profit sharing ratio between X, Y and Z agreed to 7:3। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों मालूम है, सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। Goodwill of the firm was valued at 84,000 but Z could not pay any premium for goodwill। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। 43753, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 43 माइनस 753 753 निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन कंप्लीट करें फटाफट से। इट बिकम 7 into 15, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, और ऑब्वियसली नया पार्टनर है तो वो गेन करेगा। तो दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस आ गया 11/105, 10/105, और नया पार्टनर का गेन आ गया 3/15। ठीक है, हमें गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 84,000। हमें गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 84,000। 84,000 से हमें इनका गुडविल कैलकुलेशन करना है। देखिए दो तरीका है कैलकुलेट करने का। या तो आप जेड का शेयर निकालो और उसे एक्स और वाई के सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करो। देखो यदि मैं सेक्रीफाइस रेशियो यूज करता हूं, रेशियो, एक बार वर्ड यूज कर रहा हूं सेक्रीफाइस कितना किया, और एक वर्ड यूज कर रहा हूं सेक्रीफाइस रेशियो, उन दोनों का क्या है? तो उन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो है 11:10। ये तो हुआ सेक्रीफाइस रेशियो। और मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 11/105 का, वाई ने सेक्रीफाइस किया है 10/105 का, और जेड ने गेन किया है 3/15 का।
या तो आप इन गिवन इंफॉर्मेशन से जाइए और या फिर सेक्रीफाइस रेशो निकालने के बाद फिर रेशो के अकॉर्डिंग जाइए। मैं दोनों तरीके आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आप देखिएगा क्या करना है, जहां कंफर्टेबल हो वहां। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड, जेड को कितना गुडविल लाना है? सर फर्म का गुडविल है 84,000 और उसका प्रॉफिट है 3/15 यानी 1/5। तो जेड गुडविल लेके कितना आएगा? 84,000 डिवाइडेड बाय 5, 16,800 का जेड गुडविल लेके आएगा। Z will come with the goodwill of 16,800 जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A और B में, X और Y में, in their sacrifice ratio of 11:10। पानी पिलाना। In their sacrifice ratio of 11:10। तो गुडविल X को कितनी मिलेगी? 11/21। गुडविल Y को कितनी मिलेगी? 10/21। 8800 एंड 8000। ये हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, डन है, कोई डाउट नहीं है किसी को, फटाफट से चेक करके देख लीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, क्या करना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेनिंग अमाउंट, जो पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है उसने कितना गुडविल लेके आने का है वो अमाउंट कैलकुलेट करें, फिर उस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करें। दूसरा तरीका मुझे नहीं निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, मैं सेक्रीफाइस से काम चला लूंगा। एक्स ने सेक्रीफाइस किया 11/105, एक्स का गुडविल होगा 84,000, 11/105 8800। वाई का गुडविल होगा 84,000 मल्टीप्लाई बाय 10/105 8000। और Z का गुडविल होगा 84,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15 16,800। इसने गेन किया है, इसने सेक्रीफाइस किया है, इसने सेक्रीफाइस किया है। डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन। या तो आप टोटल गुडविल पे सेक्रीफाइस और गेन मल्टीप्लाई करो, टोटल गुडविल पे सेक्रीफाइस और गेन मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इनकमिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल पे सेक्रीफाइस रेशो मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आ रही? कंफ्यूजन मत ले आना, क्योंकि ये कंफ्यूजन अननेसेसरी मिस्टेक क्रिएट कर देगा। ईदर अप्लाई द सेक्रीफाइस, दिस थिंग, दिस सेक्रीफाइस without converting it in ratio on total amount of goodwill, or apply sacrifice ratio on the goodwill of incoming partner। Are you getting it? एक सेकेंड, तो होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया कैसे निकालना है गुडविल का अमाउंट। अब मुझे इसका जर्नल एंट्री बनाना है। सो क्वेश्चन सेज इनकमिंग पार्टनर इज नॉट कमिंग विद द अमाउंट ऑफ गुडविल, सॉरी। तो मैं गेनिंग पार्टनर को, एंट्री क्या था हमारा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? जेड्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 16,800, 8,800 एंड 8,000, और ये इनका कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही। ओके, डन, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गया? ये गुडविल का ट्रीटमेंट यहां हमें समझ में आ गया? फाइन।
इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड, बहुत बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 रीड कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें बोला गया है एक्स और वाई का कैपिटल है 80,000 एंड 20,000। The capital of X and Y is 80,000 and 20,000 respectively, and a profit sharing ratio 4:1. Z is coming in for 1/5 share of profit and bring 30,000 as capital. Find the value of goodwill. 4:1, 80-20. देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर थे, एक की 80,000 कैपिटल है, दूसरे का 20,000 कैपिटल है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। जेड 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है और 30,000 रुपीज कैपिटल का लेके आ रहा है और बोल रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है सर? गुडविल कहां है? कहां है गुडविल जो हम कैलकुलेट करें? तो यहां गुडविल हिडन है, यहां गुडविल हिडन है, अंदर छुपे लिए, निकालने का है उसको बाहर। इस 30,000 में गुडविल छुपी हुई है, निकालने का है उसको बाहर। इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बाहर निकालने का तरीका क्या है? हिडन गुडविल बाहर निकालने का तरीका क्या है? पहले कैलकुलेट टोटल कैपिटल of firm, total capital of firm, that is capital of new partner multiply by reciprocal of his PSR। तो यहां हो गया हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1,50,000 रुपीज आ गया। ये आ गया हमारा कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसमें से लेस करें टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का टोटल। एक्स की कैपिटल 80,000, वाई की कैपिटल 20,000, जेड की कैपिटल जो लेकर आया 30,000, टोटल मिला के आ रही है 1,30,000। इसका मतलब डिफरेंस जो भी आएगा दैट विल बी गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म कम्स एट 20,000। फर्म की गुडविल कैलकुलेट होके आ गई है हमारे पास 20,000। यहां तक लीजिएगा, तरीका समझ लीजिए गुडविल कैलकुलेट, हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का। डन। From the following information, calculate the value of goodwill by super profit method. Average capital employed of the business is given 7 lakh. Net trading profit of the firm for the past 3 years, लास्ट 3 साल के फर्म के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड 18%, जिसे हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की तरह, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फेयर रेम्युनरेशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज 12,000 पर annum। हर साल पार्टनर्स को फेयर रेम्युनरेशन हम पे करने वाले हैं 12,000 रुपए का। एक्सक्लूडिंग सन्ड्री गुडविल, हमारी सन्ड्री असेट्स है 7,54,762 और हमारा सन्ड्री लाइबिलिटी है
31,329. गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. चलो, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का तरीका क्या था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की. एवरेज प्रॉफिट में हमें लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. हमें लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और उन 3 साल के प्रॉफिट्स का हमें एवरेज करना है. देयर इज नॉट एनी एग्जैक्ट ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही प्रॉफिट है हर साल. और फेयर रेम्युनरेशन पार्टनर को फ्यूचर में देना है तो वो फ्यूचर एक्सपेंस हो गया और वो फ्यूचर एक्सपेंस हमें माइनस करना है. तो हम क्या करेंगे? 147,600, 48,100, 52,500. 147,600, 148,100 और 156,500, 152,500. डिवाइडेड बाय, सिंपल एवरेज ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 3, सिंपल एवरेज. $448,200, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3, 149,400. इसमें से हम माइनस करेंगे फेयर रेम्युनरेशन. कितना है फेयर रेम्युनरेशन? द फेयर रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर, फेयर रेम्युनरेशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज 12,000 पर annum. 12,000 रुपए का फेयर रेम्युनरेशन आ रहा है तो 12,000 रुपए का फेयर रेम्युनरेशन माइनस कर देंगे, माइनस 12,000. $1,37,400. ये आ गया हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. यस, यहां आपके पास चॉइस है. आप ये फेयर रेम्युनरेशन हर साल के प्रॉफिट से अलग अलग माइनस कर सकते हो या ये आप एवरेज निकाल के एक साथ माइनस कर सकते हो. क्या बोला मैंने? ये जो फेयर रेम्युनरेशन है ये आप हर साल के प्रॉफिट से अलग अलग माइनस कर सकते हो या एक साथ एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर सकते हो. रिजल्ट विल बी सेम. इट इज योर एवरेज प्रॉफिट और इस एवरेज प्रॉफिट को हम यहां यूज कर लेते हैं. मैं इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे चल रहा हूं. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और गाइस हमारे क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दिया हुआ है. हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दिया हुआ है. यू कैन सी हियर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दिया हुआ है. हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 7 लाख और नीचे असेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी है बट दैट इज नॉट रेलेवेंट नाउ, क्योंकि जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दे दिया तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18%. यस सर, नीचे ये इंफॉर्मेशन दिया है असेट्स एंड लाइबिलिटीज का. तो अभी क्या करें सर? असेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर कंफ्यूजन, दैट इज फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन. होल्ड कीजिएगा एक सेकेंड.
तो 7 लाख का 18% निकाल लेते हैं। 7 लाख इंटू 18%, ये आ गया 1,26,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 1,26,000। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो आपको मिल गया आपका सुपर प्रॉफिट 11,400। 2 ईयर परचेज बोला है, गुडविल आ गई 22,800। इज इट क्लियर? तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड सिंपल कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे किया, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन था। आई थिंक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ओ कहाँ चले गए आप? ठीक है, तो आज एटलीस्ट हम कुछ क्वेश्चंस पर पहुंचे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट डन है, रिवाइज करके रखिएगा। यहां हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं एक बार को, और क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर चुके हैं। गेट रेडी विद योर कॉन्सेप्ट, क्लियर करके रखिएगा। इन नेक्स्ट क्लास इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करूंगा, और हम मिलते हैं जल्दी। टिल देन, बाय।